नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 9 दिसंबर 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 4 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे फिस्कल कंजर्वेटिविज्म से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे फ्रेश विस्डम, जिसमें सरकार नई पार्लियामेंट, नया सेंट्रल सेक्रेटरीट, नया प्रधानमंत्री का आवास, नया वाइस प्रेसिडेंट का आवास, ये सब चीज़ें डेवलप करने जा रही हैं। तीसरे नंबर पे इंडियन साइंटिस्ट की ग्रेडिंग से संबंधित आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे और चौथे नंबर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोनॉमी से संबंधित आर्टिकल को। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कोविड-19 के बाद इंडिया की इकोनॉमी की रिकवरी से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। कंटेक्स्ट क्या है? देखो, करंट फाइनेंशियल ईयर के सेकेंड क्वार्टर में देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कितनी रही? -7.5%। वैसे देखो, ये अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा क्यों है? क्योंकि करंट फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रही थी -23.9%। अगर उस लिहाज से देखें तो कम से कम फर्स्ट क्वार्टर के अपेक्षाकृत इकोनॉमिक रिकवरी हुई है। और ख़राब क्यों है? ख़राब इसलिए है क्योंकि देखो, -7.5% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रहना ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बुरा है। टेक्निकली इंडिया की इकोनॉमी अभी रिसेशन में है, क्योंकि लगातार 2 क्वार्टर्स तक इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट नेगेटिव रही है। राइटर के अनुसार सरकार को ये लगता है रिस्ट्रिक्शंस हटाने के बाद देश की इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक वैसे ही हो जाएगी जैसा लॉकडाउन से पहले थी। राइटर कहते हैं ये सोच देखो इसलिए गलत है क्योंकि अगर सरकार ये मान के चलेगी कि इकोनॉमिक रिकवरी तो अपने आप होनी ही है, क्योंकि अब लॉकडाउन हट चुका है, अब रिस्ट्रिक्शंस हट चुकी हैं, तो फिर सरकार स्टेप्स नहीं लेगी इंडिया की इकोनॉमी की रिकवरी को इंश्योर करने के लिए, और इसका खामियाजा इंडिया की इकोनॉमी को भुगतना पड़ेगा। सरकार का ये कहना है, देखो करंट फाइनेंशियल ईयर के सेकेंड क्वार्टर में देश की जो जीडीपी है वो 23% ग्रो हुई एज कंपेरिजन टू फर्स्ट क्वार्टर। मतलब फर्स्ट क्वार्टर के बाद रिकवरी देखने को मिल रही है सेकेंड क्वार्टर में, और देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो वी शेप कर्व को रिफ्लेक्ट करेगी। इस प्रकार से कर्व रहेगी इकोनॉमी की। लॉकडाउन के कारण इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम हुई, लेकिन जैसे ही रिस्ट्रिक्शंस हटी तेजी से रिकवरी हुई। बट देखो, राइटर का ये मानना है कि लॉकडाउन के कारण बहुत से लोगों की जॉब चली गई, बहुत से लोगों का इनकम लेवल कम हो गया, काफ़ी सारी फर्म्स फेल हो गई और कुछ आने वाले दिनों में भी फेल हो सकती हैं लॉकडाउन की वजह से। तो अब सरकार का कर्तव्य ये बनता है जॉब्स को फिर से रिवाइव किया जाए, यानी अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जाए, डिमांड को बूस्ट किया जाए। क्योंकि देखो लॉकडाउन में डिमांड कम हो गई थी एकदम से, और डिमांड अभी भी उतनी नहीं हुई है जितना लॉकडाउन से पहले थी। क्योंकि आपको भी पता है कोविड-19 की वजह से अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ जरूरी सामान घर से बाहर खरीदते हैं। और पहले तो देखो लग्जरी आइटम्स पे बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता था, कपड़ों पर, दूसरी चीज़ों पर, लेकिन अब जितना ज़रूरी है उतना ही लोग खरीद रहे हैं, तो एकदम से डिमांड पहले जैसी नहीं होगी। सरकार को अपनी तरफ से प्रयास करने होंगे कि डिमांड को बूस्ट किया जाए, जॉब्स को क्रिएट किया जाए। इसके साथ साथ जिन लोगों की जॉब चली गई है या फिर जिनका इनकम लेवल कम हो गया है, उनको किसी ना किसी तरह का कोई सोशल सिक्योरिटी नेट प्रोवाइड किया जाए। सरकार ने हालांकि काफ़ी सारी स्कीम्स लॉन्च भी की हैं गरीब लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कोविड-19 की महामारी की सिचुएशन में, बट राइटर के अनुसार वो नाकाफी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राइटर कहते हैं चूंकि देखो अब एक बात साफ हो चुकी है कि सरकार को एफर्ट्स लगाने होंगे देश की इकोनॉमी को रिसेशन से बाहर निकालने के लिए, तो अभी वक्त फिस्कल कंजर्वेटिविज्म का नहीं है। सरकार को अभी अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन सरकार अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज नहीं कर रही है। सरकार फिस्कल कंजर्वेटिविज्म का रास्ता अपना रही है। देखो, ये फिस्कल कंजर्वेटिविज्म का क्या मतलब होता है? मतलब ऐसी सोच कि फिस्कल डेफिसिट को नहीं बढ़ने देना है, इससे इकोनॉमी को ज़्यादा नुकसान होगा। मतलब वो लोग जो फिस्कल कंजर्वेटिविज्म को सपोर्ट करते हैं वो ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे, वो फिस्कल डेफिसिट को ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए। तो सरकार एक्सपेंडिचर को ज़्यादा नहीं बढ़ने दे रही है, जबकि वर्ल्ड में बहुत से देश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी इकोनॉमी को रिसेशन में जाने से रोका है।
ज़्यादा एक्सपेंडिचर करके, बट इंडिया की सरकार, इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा नहीं कर रही है। इसके बाद अपने इस पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए कि सरकार को अपनी तरफ से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना चाहिए, राइटर कुछ और भी आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। जैसे देखो, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट प्राइसेस पे कम हुआ है। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है? देखो, जो हाउस होल्ड्स यानी कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज पे कितना खर्च करते हैं, वो मतलब होता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का। ये प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है 56%। क्योंकि देखो, सिंपल सा कंसेप्ट है जो हम काफ़ी बार डिस्कस करते हैं, कंज्यूमर्स अगर मार्केट में बाहर जाके चीज़ें खरीदेंगे तो मतलब कंपनीज ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करेंगी। कंज्यूमर जितनी ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे मतलब डिमांड उतनी ही ज़्यादा है, और उसी डिमांड को पूरा करने के लिए कंपनीज, फैक्ट्रीज ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगी। और जीडीपी है भी तो यही ना। जीडीपी क्या है कि एक निश्चित टेरिटरी में, फॉर एग्जांपल देश में एक निश्चित पीरियड में, फॉर एग्जांपल 1 ईयर में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई उनकी वैल्यू का सम, ये जीडीपी है। तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है 56%। लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद फर्स्ट क्वार्टर में प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कम हो गया बाय 27%, बढ़ने के बजाय कम हो गया 27%। और सेकेंड क्वार्टर में प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कॉन्ट्रैक्ट हुआ बाय -11%। तो यानी सेकेंड क्वार्टर में सिचुएशन थोड़ी सी तो इम्प्रूव हुई, लेकिन अभी भी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा कम है। मतलब देखो, जो प्राइवेट हाउस होल्ड्स हैं वो तो खर्चा कर नहीं रहे हैं, तो डिमांड कम हुई है। तो इस कम हुई डिमांड को पूरा करने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए ना, सरकार को खर्चा करना चाहिए। सरकार अगर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगी या फिर डायरेक्टली कंज्यूमर्स के हाथों में पैसा देगी, तो वो उस पैसों को खर्च करने के लिए बाहर निकलेंगे, और पैसा खर्च होगा तो डिमांड क्रिएट होगी, और हमारी देश की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगी। लेकिन सरकार ने फिस्कल कंजर्वेटिविज्म का रास्ता अपनाया हुआ है, सरकार खर्च नहीं कर रही है। इसके बाद पॉइंट आता है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का। आप बताइए, मतलब क्या होता है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का? देखो, कोई भी कंपनी या फिर फर्म फिक्स्ड कैपिटल में कितना इन्वेस्ट करती है। फिक्स्ड कैपिटल जैसे कि देखो, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, ये सब क्या हैं? ये सब फिक्स्ड कैपिटल हैं। कोई भी फैक्ट्री या फिर कंपनी फिक्स्ड कैपिटल में कितना इन्वेस्ट करती है वो होता है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसमें भी गिरावट देखने को मिली है। करंट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में -47% की ग्रोथ रेट देखने को मिली, और सेकेंड क्वार्टर में थोड़ा सा सिचुएशन इंप्रूव हुई, -7% की ग्रोथ रेट देखने को मिली फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में। यानी एक्चुअल में फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन श्रिंक हुई, पहले की अपेक्षाकृत कम हुई। राइटर कहते हैं हालांकि देखो, सेकेंड क्वार्टर में एज कंपेरिजन टू फर्स्ट क्वार्टर सिचुएशन इंप्रूव हुई है, लेकिन अगर हम पिछले साल की सिचुएशन से कंपेयर करें तो अभी सेकेंड क्वार्टर में सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खराब है। तो इन सब आर्ग्यूमेंट्स को देके राइटर यही बोलना चाहते हैं कि सरकार को आगे आना चाहिए। खर्च करने के लिए सरकार उतना खर्च नहीं कर रही है जितना खर्च सरकार को करना चाहिए। इवन देखो, नॉर्मल ईयर्स में भी सरकार इससे ज़्यादा खर्च करती है। ये देखो, नॉन कोविड-19 ईयर्स, फॉर एग्जांपल 2019-20, पिछले साल तो कोविड-19 नहीं था, तो पिछले साल अप्रैल से लेकर अक्टूबर के बीच में सरकार ने कितना खर्च किया? टोटल जितना बजट में एस्टिमेट लगाया गया था कि हम पूरे साल में इतना खर्चा करेंगे, उसका सरकार ने 59% खर्च कर दिया अप्रैल से लेकर अक्टूबर के बीच में। और बात करें करंट फाइनेंशियल ईयर की, देखो फरवरी में सरकार ने जो बजट पारित करवाया था पार्लियामेंट में, उसमें जितना एस्टिमेट किया गया था उसका अभी तक अप्रैल से अक्टूबर के बीच सिर्फ 55% खर्चा हुआ है। मान लीजिए सरकार ने ये बोला था कि 100 रुपये हम पूरे साल में खर्च करेंगे, तो अप्रैल से अक्टूबर के बीच में 55 रुपीज़ खर्च किए हैं, जबकि पिछले साल सरकार ने इसी टाइम पीरियड में 59 रुपीज़ परचेज कर दिए थे। तो बजाय इसके कि सरकार ज़्यादा खर्च करे, सरकार को जितना करना चाहिए उससे भी सरकार कम कर रही है। मतलब बजट में जितना बोला था उससे भी कम खर्च सरकार कर रही है। और देखो, एक तरफ जहां सेंट्रल गवर्नमेंट खुद कम खर्च कर रही है, बल्कि स्टेट्स को भी नहीं खर्च करने दे रही है। अब कायदे से ये तय हुआ था 2017 में, जीएसटी आने से पहले स्टेट्स को बोला गया था, विश्वास दिलाया गया था, अगर जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन से कम रेवेन्यू आपको प्राप्त होता है तो उसकी भरपाई, उसकी कंपनसेशन हम करेंगे।
लेकिन जैसे ही कोविड-19 आया, जैसे ही लॉकडाउन लगा, सरकार ने कहा कि थोड़ी बहुत कंपनसेशन तो हम करेंगे, बट कोविड-19 जो है ये तो गॉड का एक्ट है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमारी गलती नहीं है। तो कोविड-19 की वजह से जो आपको कम रेवेन्यू प्राप्त होगा उसकी भरपाई हम नहीं करेंगे। वैसे देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं मार्केट से लोन लेने के। स्टेट्स को उतना जल्दी लोन मिलता नहीं है और कम इंटरेस्ट पे लोन मिलता नहीं है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को अपने हाल पे छोड़ दिया है। अब स्टेट गवर्नमेंट्स को मार्केट में जाना पड़ेगा और हाई इंटरेस्ट रेट्स पर उधार लेना पड़ेगा, जो कि उनके लिए फ्यूचर में बहुत मुश्किल होगा इसकी पूर्ति करना, इसको कवर करना। तो यानी स्टेट्स कम लोन लेंगे मार्केट से, यानी स्टेट्स कम खर्च करेंगे। लास्ट में कंक्लूजन में राइटर के द्वारा ये कहा जाता है, देखो सरकार ने कोविड-19 के आने के बाद, यानी लॉकडाउन लगने के बाद बहुत सारे जो प्रोग्राम्स लॉन्च किए थे, उनमें से काफ़ी प्रोग्राम देखो 6 महीनों के लिए थे। तो ऐसे काफ़ी सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो या तो बंद हो जाएंगे जल्द ही, या फिर करंट फाइनेंशियल ईयर तक वो चलेंगे, यानी बल्कि आने वाले समय में सरकार का जो एक्सपेंडिचर है वो और ज़्यादा कम होगा। सरकार को ये लगता है कि कुछ रिफॉर्म्स लाने से, जैसे 4 नए लेबर कोड्स आए हैं, फार्म लॉज आए हैं जिनका विरोध हो रहा है, इन रिफॉर्म्स की बदौलत देश की जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। बट राइटर का ये मानना है ऐसा नहीं होने वाला है। आपको डिमांड इंक्रीज करनी होगी, और डिमांड कैसे इंक्रीज होगी? जब सरकार एक्सपेंडिचर करेगी, और एक्सपेंडिचर सरकार कई माध्यम से कर सकती है। जैसे बहुत से लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं, उनके लिए किसी प्रकार की एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम चलाना, इवन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के बारे में भी सरकार सोच सकती है। तब जाके देश की इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव होगी, पहले जैसी होगी। अदरवाइज सरकार का ये जो ऑप्टिमिज्म है कि ऑलरेडी हमारी जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो स्टार्ट हो गई है, जल्द ही हमारी इकोनॉमी कोविड-19 से पहले के लेवल पे आ जाएगी, सरकार का ये जो ऑप्टिमिज्म है ये गलत साबित होने वाला है। तो ये देश की इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेश विस्टा से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। विस्टा का क्या मतलब होता है? देखो, विस्टा का सिंपल मतलब होता है व्यू। वैसे यहां पर बात हो रही है, आपको पता है, सरकार पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनवा रही है। ये देखो, इस प्रकार से पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग होगी। ये पुरानी बिल्डिंग है। इसके साथ साथ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को भी सरकार फिर से बनवा रही है, जिसमें कई सारी मिनिस्ट्रीज के ऑफिसेस होंगे। वो ऑफिसेस बहुत ज़्यादा हाईटेक होंगे। प्रधानमंत्री का नया निवास, वाइस प्रेसिडेंट का नया निवास, ये सब चीज़ें बनेंगी, और ये सरकार का बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। सरकार का ये कहना है कि देखो, जो पुरानी बिल्डिंग है वो अब कामकाज के लिए सेफ नहीं है। बहुत साल हो गए हैं उस बिल्डिंग को बने। इसके साथ साथ लोकसभा में और राज्यसभा में लिमिटेड एमपीज इस बिल्डिंग में बैठ सकते हैं, जबकि नई बिल्डिंग में लोकसभा में ज़्यादा एमपीज इस बिल्डिंग में बैठ सकेंगे। और ये बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा हाईटेक होगी। पेपर का काम कम से कम होगा, ज़्यादातर जो काम है वो पेपरलेस होगा इस बिल्डिंग में। ये सारे एस्पेक्ट्स हम इस आर्टिकल में कवर करेंगे। देखो, राइटर शुरुआत में ये बोलते हैं, वैसे अगर देखो किसी देश में पार्लियामेंट की इतनी अद्भुत बिल्डिंग बनने जा रही हो तो सिटीजन्स को इस पर गर्व होना चाहिए। बट इस पर अब केस चलना स्टार्ट हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा। पिटिशनर ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अभी इस प्रोजेक्ट को ना कंप्लीट करे क्योंकि अभी इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है। पिटिशनर के द्वारा और भी आर्गुमेंट्स दिए गए अभी फिलहाल इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने से रोकने के लिए। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट रुकने के लिए तैयार नहीं थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को लताड़ लगाई, अरे भैया, जब केस की सुनवाई चल रही है तो आप क्यों इस प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ रहे हो, रुक जाइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा, आप किसी भी पुराने स्ट्रक्चर को डिमोलिश मत कीजिए, किसी भी पेड़ को मत काटिए जब तक कि हम इस मामले पर अपना फाइनल फैसला नहीं सुना देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा, सर जी, कम से कम हमें शिलान्यास तो करने दीजिए, मतलब इनाग्रेशन तो हमें करने दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है, आप 10 दिसंबर को जो इस प्रोजेक्ट के शिलान्यास का प्रोग्राम है उसको लेके आगे बढ़ सकते हो। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत देखो, पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग बनेगी उसके लिए टाटास को 971 करोड़ का टेंडर दिया गया है। और पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में लोकसभा में 888 एमपीज एक साथ बैठ सकेंगे, और राज्यसभा की जो बिल्डिंग होगी उसमें 384 एमपीज एक साथ बैठ सकेंगे। वैसे पूरा जो प्रोजेक्ट है उस पर कितना खर्च आएगा ये अभी तक कैलकुलेट नहीं किया गया है।
हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। लेकिन एक आंकड़ा जो बार बार सर्कुलेट कर रहा है वो है 20,000 करोड़ का। हालांकि मिनिस्टर ने ये क्लैरिफाई किया, मुझे नहीं पता ये 20,000 करोड़ का आंकड़ा कहाँ से आया है, हमने अभी तक कैलकुलेट नहीं किया है कि इस पूरे प्रोजेक्ट पर कितना खर्च आएगा। देखो प्लान ये है, 2022 में इंडिया अपना 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करेगा, उससे पहले पहले इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो अभी फिलहाल सिचुएशन जो है वो कोविड-19 की है। कोविड-19 की वजह से बहुत से लोगों की जॉब चली गई है, इनकम लेवल कम हुआ है, देश की इकोनॉमिक सिचुएशन भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई है। तो एक डिबेट चल रही है, क्या ऐसी सिचुएशन में जब गरीबों को सरकार के साथ की आवश्यकता है, गरीबों को आवश्यकता है कि सरकार उनके लिए कुछ करे, सरकार इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है अपने इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट के लिए, तो ये कितना जायज़ है। इवन सरकार ने अभी तक ये भी भरोसा नहीं दिलाया है कि हम सभी लोगों को फ्री में वैक्सीन उपलब्ध करवाएंगे। सरकार ने ऐसा कोई भरोसा अभी तक जनता को नहीं दिलवाया है। लास्ट में कंक्लूजन में राइटर के द्वारा ये कहा जाता है, सरकार को देखो अपनी प्रायोरिटीज़ तय करनी होगी। अभी फिलहाल सरकार की प्रायोरिटी क्या है? क्या हेल्थ केयर अभी सरकार की प्रायोरिटी नहीं है? जब 75th एनिवर्सरी हम देश के आज़ादी की बना रहे होंगे तो तब हमें एहसास होगा कि पिछले 75 सालों में हम देश की जनता का जो बेसिक राइट है, राइट टू हेल्थ का, वो भी हम इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए सरकार को अभी सोचना चाहिए। इवन देखो इश्यू इस पूरे प्रोजेक्ट में ट्रांसपेरेंसी का भी है। जो रीडेवलपमेंट प्लान है इस पूरे विस्टा का, जिसमें सब कुछ आएगा, सेंट्रल सेक्रेटरीट का नया ऑफिस, प्रधानमंत्री का नया निवास, नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग, इसमें सेंटर का जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है वो धीरे धीरे करके चेंजेस कर रहा है। तो इस वजह से जो ओवरऑल रीडेवलपमेंट प्लान बनाया गया था उसमें भी तब्दीली आ जाएगी, जो कि सही नहीं है। इससे अच्छा तो ये होता कि पुरानी जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसको ही रिपेयर करवा के उसे ब्यूटीफाई करवा दिया जाता, फिलहाल की सिचुएशन को देखते हुए, ऐसा राइटर का मानना है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन साइंटिस्ट की अचीवमेंट से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। इंट्रोडक्शन में देखो ये कहा जाता है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने एक डेटाबेस तैयार किया दुनिया भर के साइंटिस्ट का, और उस डेटाबेस में 1,59,683 1,59,683 साइंटिस्ट को जगह दी गई, जो कि पूरे वर्ल्ड के ऑलमोस्ट 2% साइंटिस्ट हैं। और कौन से साइंटिस्ट को जगह मिली इस डेटाबेस में? उन साइंटिस्ट को जगह मिली जिनको देखो ज़्यादा कोट किया जाता है, जिनके काम को ज़्यादा कोट किया जाता है, जिनके काम का अच्छा खासा इम्पैक्ट हुआ है। जैसे यहाँ पर देखो इंफॉर्मेशन ऑन साइटेशंस, मतलब कौन से साइंटिस्ट को कितनी बार साइट किया गया है दूसरी रिसर्च वर्क में। एच इंडेक्स का मतलब ये होता है कि ऑथर के वर्क का इम्पैक्ट क्या हुआ है। किसी साइंटिस्ट ने कोई जर्नल लिखा तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है वो बताता है एच इंडेक्स। इसके अलावा को ऑथरशिप, मतलब मिल के दूसरे साइंटिस्ट के साथ कितने जर्नल्स लिखे गए हैं। तो इन सब इंडिकेटर्स के आधार पर वर्ल्ड में जितने भी साइंटिस्ट हैं उनमें से 2% साइंटिस्ट को जगह दी गई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने अपने इस डेटाबेस में। और अच्छी बात यह है कि इंडिया से 1,59,683 साइंटिस्ट में से 1,594 साइंटिस्ट हैं। अब इसके बाद देखो पूरे आर्टिकल में एनालाइज किया जाता है इंडिया के जो ऑलमोस्ट 1600 साइंटिस्ट आए हैं इस 1,60,000 साइंटिस्ट वाली लिस्ट में, जो कि वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट हैं। तो पूरे आर्टिकल में ये एनालाइज किया जाता है कि ज़्यादा साइंटिस्ट गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के हैं या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के हैं। और साइंस की फील्ड तो बहुत बड़ी है ना, कौन से फील्ड के ज़्यादा साइंटिस्ट हैं। तो कुछ पॉइंट्स तो आप देख लीजिए, सारे पॉइंट्स तो इंपॉर्टेंट नहीं हैं। आर्टिकल में कहा जाता है गवर्नमेंट सपोर्टेड इंस्टीट्यूशंस के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने सुप्रीमेसी हासिल की है साइंस और टेक्नोलॉजी संबंधित डिसिप्लिन्स में, जबकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के जो साइंटिस्ट हैं उनको अच्छा स्थान प्राप्त हुआ है मेडिसिन और एलाइड एरियाज में। इसके साथ साथ अर्बन एरियाज में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अर्बन एरियाज में जो साइंटिस्ट काम करते हैं उनको भी स्थान मिला है इस लिस्ट में, और इवन रूरल एरियाज में काम करने वाले साइंटिस्ट को भी स्थान मिला है। हालांकि देखो टोटल जितने साइंटिस्ट हैं इंडिया के इस लिस्ट में 1600, उनमें से 4/5 यानी ऑलमोस्ट 80% साइंटिस्ट
गवर्नमेंट सपोर्टेड इंस्टीट्यूशंस के हैं, जिनमें इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, ये सब आते हैं। और इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में IISc बेंगलोर, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इनके साइंटिस्ट ने टॉप स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो ऐसा नहीं है कि इंडिया के साइंटिस्ट ने सबसे अच्छा काम किया है इस लिस्ट में आकर, मतलब US, UK, चाइना जैसे देश होंगे, उनके तो और भी ज़्यादा साइंटिस्ट होंगे इस लिस्ट में जाहिर तौर पर। बट एक बात जो संतोषजनक है, सेटिस्फैक्ट्री है, वो ये कि पहले के अपेक्षाकृत हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो हाईलाइट हुए हैं। पहले तो इंडियन साइंटिस्ट का जो काम था वो ज़्यादा हाईलाइट होता नहीं था, और काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी बदौलत इंडियन साइंटिस्ट का जो काम है वो हाईलाइट हुआ है। जैसे देखो, पिछले कुछ सालों में सरकार ने साइंटिस्ट को काफ़ी फ्रीडम दी है, काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि वो अपने अपने इंस्टीट्यूशंस में अपने इंटरेस्ट के और जो टॉपिक उनको रेलेवेंट लगे उन पर रिसर्च कैरी आउट कर सकते हैं। सरकार ने पीयर रिव्यू की प्रैक्टिसेस को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया है, यानी एक साइंटिस्ट के काम को साथी साइंटिस्ट रिव्यू करेगा। मोटिवेट किया जाता है साइंटिस्ट को कि आप इंटरनेशनल सेमिनार्स में पार्टिसिपेट कीजिए। उनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी काफ़ी अच्छे पैकेजेस दिए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट हुआ है और साइंटिस्ट ने अच्छा काम किया है। इसके बाद राइटर के द्वारा ये सजेस्ट किया जाता है, देखो ये जो डेटा है इसको सरकार एक डायरेक्शन लेने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। जैसे देखो, कुछ डिसिप्लिन्स, फॉर एग्जांपल जनरल एंड इंटरनल मेडिसिन, एनाटॉमी, इनमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के साइंटिस्ट का नाम ज़्यादा आया है। मतलब सरकारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर इन डिसिप्लिन्स में ज़्यादा अच्छी रिसर्च नहीं हो रही है, तो सरकार ज़्यादा पैसा खर्च कर सकती है, या फिर अगर कुछ कमियां हैं तो उनको सरकार दुरुस्त कर सकती है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर दूसरे जो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अपनी गाइडेंस को रिव्यू करने की आवश्यकता है, और ऐसे मैकेनिज्म्स को सपोर्ट करने की आवश्यकता है जिससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़्यादा हो। कौन सी फील्ड में? इस मेडिकल की फील्ड में। उसी प्रकार से वो डिसिप्लिन्स जहां पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साइंटिस्ट का नाम नहीं आया है वहां पर गवर्नमेंट को ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से कुछ और बातें, जैसे देखो कुछ डिसिप्लिन्स तो ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल अप्लाइड फिजिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमेज प्रोसेसिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड पॉलीमर। इन डिसिप्लिन्स में अच्छे खासे इंडियन साइंटिस्ट ने जगह बनाई है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट के डेटाबेस में। तो ये इंडिया के लिए काफ़ी गर्व की बात है, और वो यूथ जो अपना करियर बनाना चाहते हैं इन डिसिप्लिन्स में उनको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन कुछ डिसिप्लिन्स जैसे अप्लाइड मैथमेटिक्स, इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर, जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी एंड जियोलॉजी और एनेस्थीसियोलॉजी, इनमें बहुत कम साइंटिस्ट का नाम आया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के टॉप 2% साइंटिस्ट के डेटाबेस में। तो ये एक प्रकार से सिग्नल है देश के साइंटिस्ट के लिए कि आप और ज़्यादा मेहनत कीजिए और अपनी प्रोफेशनल एक्सीलेंस को दिखाइए दुनिया के सामने। सरकार ने भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये प्रपोज किया है कि एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को सेटअप किया जाएगा देश में R&D के इकोसिस्टम को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए। अभी देखो इंडिया R&D में देश की GDP का 1% से भी कम खर्च करता है, और ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसका काम ये होगा देश में रिसर्च एंड इनोवेशन को बूस्ट करना सभी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। अगर देखो जब ये बनता है, अभी तक तो ये फाउंडेशन बनी नहीं है, जब ये बनती है तो उम्मीद यही है कि हमारे देश में जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाएगा इस फाउंडेशन के द्वारा। इस फाउंडेशन की 4 मेजर डिवीजन्स होंगी। सबसे पहले साइंस, दूसरे नंबर पे टेक्नोलॉजी, तीसरे नंबर पे सोशल साइंस एंड चौथे नंबर पे आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। फ्यूचर में एडिशनल डिवीज़न भी इस्टेब्लिश की जा सकती हैं एग्रीकल्चर के लिए और इन्वायरमेंट के लिए भी अलग से, यानी टोटल 6 डिवीजन्स हो सकती हैं आने वाले समय में इस फाउंडेशन की। इस नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का फोकस इस बात पर होगा कि मेरिट बेस्ड बट इक्विटेबल पीयर रिव्यूड रिसर्च फंडिंग मिले। देखो रिसर्च फंडिंग कैसे हो, इस पर काफ़ी बार कंट्रोवर्सी जनरेट होती रहती है। तो पीयर रिव्यूड और मेरिट बेस्ड रिसर्च फंडिंग होनी चाहिए, मतलब साथ ही साइंटिस्ट रिव्यू करें प्रोजेक्ट में कितना दम है, उसके बाद मेरिट बेस पे फंडिंग मिलनी चाहिए किसी प्रोजेक्ट पर रिसर्च करने के लिए, और रिसर्च को इंसेंटिवाइज करना ज़रूरी है। इस प्रकार से एक नया कल्चर
डेवलप करने की दिशा में काम किया जाएगा इस फाउंडेशन के द्वारा, और आने वाले समय में हमारे जो साइंटिस्ट हैं और भी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और देश का गौरव बढ़ाएंगे। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडियन साइंटिस्ट की परफॉर्मेंस के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोनॉमी के राइट से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। देखो, इंट्रोडक्शन में कहा जाता है कोविड-19 की महामारी ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई। उनमें से एक है मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजीज़ के पोटेंशियल को समझना। लॉकडाउन के समय या फिर उसके बाद भी, यानी कोविड-19 की महामारी आने के बाद कई सारे फील्ड्स, फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का वर्क, मेडिकल रिसर्चर्स, पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़ और इवन लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स, इन सब के काम को सप्लीमेंट किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर आधारित मॉडल्स के द्वारा। देखो, लॉकडाउन लगने के बाद इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा, और इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल मतलब ज़्यादा डेटा का जनरेट होना, और ज़्यादा डेटा का जनरेट होना मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी का और अच्छे से इस्तेमाल होना, क्योंकि इन टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल में डेटा की आवश्यकता होती है। ज़्यादा डेटा मतलब इन टेक्नोलॉजीज़ का और ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल। अगर बात करें पिछले कुछ समय में सरकारों ने क्या किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूटिलाइज करने की दिशा में, देखो, नीति आयोग के द्वारा एक नेशनल स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पब्लिश की गई थी। इसमें ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ पे फोकस किया गया था, और आइडेंटिफाई किया गया था हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, स्मार्ट सिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्मार्ट मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट। ये कुछ ऐसे एरियाज होंगे जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड सॉल्यूशंस का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि सोशल इम्पैक्ट लाया जा सके। इसके साथ साथ कई सारे स्टेट्स ने अपनी अलग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधित पॉलिसी लॉन्च की है, जैसे तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। इनकी अपनी अलग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधित पॉलिसीज़ हैं। इवन बड़ी बड़ी कंपनीज ने भी अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश किए हैं ताकि ग्लोबल क्लाइंट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा सकें। देखो, इंडिया में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप इकोसिस्टम है, मतलब ऐसे स्टार्टअप्स की संख्या जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं, वो बढ़ रही हैं। काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ हैं जैसे कैंसर स्क्रीनिंग, स्मार्ट फार्मिंग, कन्वर्सेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें आपने देखा होगा रोबोट या फिर मशीन जो है आपकी क्वेरीज का रिप्लाई देते हैं। तो ऐसे ऐसे सॉल्यूशन इंडियन स्टार्टअप्स के द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं। इंडिया में आज के समय में 5 लाख के आसपास लोग हैं जो कि इन टेक्नोलॉजीज़ में काम कर रही हैं। पहले देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करने वाले लोगों की संख्या इंडिया में काफ़ी कम थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस संख्या में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है। तो जल्द ही इंडिया पूरे वर्ल्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का पावर हाउस बन सकता है। नेस्कॉम का ये मानना है, नेस्कॉम देखो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ये ट्रेड एसोसिएशन है। तो नेस्कॉम का ये मानना है डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये 2025 तक इंडिया की जीडीपी में $450 बिलियन से लेकर $500 बिलियन के बीच में कंट्रीब्यूट करेंगे। जबकि देखो, सरकार का लक्ष्य ये है 2025 से पहले देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। तो 5 ट्रिलियन में 500 बिलियन कितना हुआ? ऑलमोस्ट 10% हो गया। फोकस कौन से सेगमेंट्स पर होगा? फोकस होगा कंज्यूमर गुड्स एंड रिटेल्स पर, एग्रीकल्चर पर और बैंकिंग इंश्योरेंस पर। इन 3 सेक्टर्स पर सबसे ज़्यादा फोकस होगा। इन सेक्टर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से देखो इनडायरेक्टली भी बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना सिर्फ इन फील्ड्स के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है जो हमने डिस्कस किया, बल्कि बेटर गवर्नेंस और सोशल इम्पैक्ट के लिए भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। जैसे एग्जांपल दिया जाता है, लॉकडाउन में तेलंगाना पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया लॉकडाउन के वायलेशन को पकड़ने के लिए। इसके साथ साथ और बहुत सारे ऐसे सोशल इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। बट देखो, हमें 3 चीज़ों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले है टैलेंट डेवलपमेंट। हालांकि देखो, हमारे देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वर्कफोर्स में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। जो पहले हमने 5 लाख का आंकड़ा डिस्कस किया था ना, कि 5 लाख लोग लगे हुए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, वो दोनों के लिए था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग।
और यहाँ पे बोला जा रहा है 2018 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्कफोर्स में टोटल 40,000 वर्कर थे, जो कि 2019 में हो गए 72,000। बट हमें अगर पावर हाउस बनना है वर्ल्ड का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, तो और भी ज़्यादा टैलेंट को डेवलप करने की आवश्यकता है इस फील्ड में। दूसरा सजेशन, डेटा का सही ढंग से इस्तेमाल। देखो, डेटा के बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ नहीं है। मशीन किससे सीखती है? डेटा की सहायता से सीखती है मशीन। तो एक रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क हमारे देश में होना चाहिए डेटा को गवर्न करने के लिए। अभी तक ऐसा कोई फ्रेमवर्क है नहीं। तीसरा, देखो, डिजिटल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल तो ज़्यादा होने लगा है अलग अलग फील्ड्स में इंडिया में, बट अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पेपर में हैं। डिजिटाइजेशन जिस गति से होना चाहिए उस गति से डिजिटाइजेशन नहीं हुआ है। और जैसा आपको पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सही तब काम करती है जब सही डेटा हो। अगर राइट डेटा नहीं होगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सही ढंग से काम नहीं कर पाएगी। तो आवश्यकता ये है, हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो डेटा है, उनका डिजिटाइजेशन होना चाहिए ताकि उस डेटा का सही इस्तेमाल किया जा सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड सॉल्यूशंस के लिए। तो ये 3 सजेशंस राइटर के द्वारा दिए जाते हैं जिन पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज को डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।